अनुच्छेद 2 कहता है कि देखिए संसद जो होती है राष्ट्रपति के पूर्वानुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। इसका मतलब यह हो गया राष्ट्रपति के पूर्वानुमति मतलब कह देगा कि हो हम जा रहे फलाना के मिला जी, ठीक है, चला गया मिलाने। तो उसी समय क्या हुआ कि जो भारत था ना, तो भारत इस अखंड भारत में पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था, लेकिन अगर आप इधर आइएगा ना तो एक देश पड़ गया आपको तिब्बत और इन्हें पड़ गया आपको चाइना। चीन पड़ गया, तिब्बत पड़ गया। तो चाइना वाला क्या किया था, तिब्बत पर आक्रमण कर दिया था, समझे। तिब्बत पर जब ये आक्रमण कर दिया ना तो तिब्बत के लोग को इतना यह मतलब परेशान किया, तंग किया कि तिब्बत के लोग को राइट साइड कर दिया। अगर तिब्बत में किसी एक का फैमिली यहाँ पे रह रहा है तो इसका भाई को भेज देगा ये एरिया में, बाप को भेज देगा ये एरिया में, पत्नी की मतलब पूरा खानदान के राइट से कर दिया चाइना, खचरे कर दिया चाइना वाला। जी सर, जब तिब्बत को बढ़िया से लसार दिया चाइना वाला तो बगल में देखिए ये जो देख रहे हैं निकला हुआ भाग जी, ये क्या है, सिक्किम है आपका, सिक्किम यह हमारा सिक्किम। तब सिक्किम हमारा देश का कोई राज्य नहीं था, सिक्किम अपना एक स्वतंत्र राज्य था। तब सिक्किम को डर लग गया कि अगर तिब्बत में जाएंगे उन्हें तो ये हमको पकड़ के हमको भी सब खानदान के बारे में करेगा, जो कि ठीक है नहीं। तो तिब्बत सिक्किम वाला कहा कि नहीं हम जाते हैं भारत में मिल जाते हैं, लिखा हुआ हम किसी को मिला सकते हैं। तो कहा ठीक है मिला लीजिए, लेकिन एक बात सुन लीजिए, लेकिन बाद में हमको लसानिएगा नहीं ना, दिक्कत नहीं कीजिएगा। कहा कि ना पहले मिल जाओ, पहले देख सुन लो, हमारा देश ना वसुधैव कुटुंबकम है। अब देखिए सिक्किम भारत में मिलने के लिए आया, तो आया तो संविधान में कुछ न कुछ संशोधन करके ही डाला जा सकता है जी। संविधान का 35वां संशोधन 1974 ईस्वी में जब हुआ तो सिक्किम हल्का हल्का डरा हुआ था, सहमा हुआ था कि कहीं पूर्ण रूप से मिल जाएंगे तो हमको लगा कुछ तो सहमा हुआ था। कहा यार तुम राज्य नहीं बनोगे मेरा, स्वराज्य बन के देख लो हमारा व्यवहार, अच्छा लगेगा तो बन जाना राज्य। तो सिक्किम कहा कि हमको स्वराज्य बना लीजिए, ये ठीक बात है जी। तो स्वराज्य बनाया तो उसको 2 के ए में रखे हुआ है। अच्छा देखिए उसके 1 साल के बाद 74 और 75 1 साल के बाद कहा कि नहीं हमारा यहाँ पे कोई किसी तरह की चीज का दिक्कत नहीं हुआ, अब आप पूर्ण रूप से राज्य बना लीजिए, तैयार है। तो वही 36वां संशोधन 16 मई 1975 ईस्वी को हुआ, तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन के भारत में जुट गया। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद चाहे तो राष्ट्रपति को पूर्वानुमति से, मतलब फिर राष्ट्रपति को कह देगा कि हम जा रहे हैं किसी भी राज्य का नाम सीमा, मतलब संसद देखिए कितना संसद के पास बहुत पावर होती है। तो संसद राष्ट्रपति को अनुमति दे देगा और कहेगा मैं किसी भी राज्य का नाम बदल सकता हूँ, सीमा बदल सकता हूँ, क्षेत्र बदल सकता हूँ। मुंबई का पुराना नाम था बम्बई जी, तो फिर उसका नाम बदला गया, मतलब नाम बदलने का अधिकार संसद को। कहा करते हैं कि आखिर ऐसा कौन कौन सा जगह है अपने देश में राज्य जिनका बंटवारा हो गया। तो जैसे में आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो था उसमें से छत्तीसगढ़ का बंटवारा हो गया 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, याद रखिएगा इंपोर्टेंट है। वहीं पे उत्तर प्रदेश से एक शहर टूट करके एक राज्य बन गया जिसका नाम था झारखंड, और वह टूट गया 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। और वही बिहार से टूट गया झारखंड 15 नवंबर 2010। ठीक है, अब अंग्रेज भारत छोड़ रहा था तो अंग्रेज ने क्या किया, यहीं पे एक देखिए अब ये सारा चीज समझ गए, ये सारा चीज समझने के बाद यहीं पे एक नया केस आ जाता है। नया केस ये था बीरूबरी का केस था वो, ठीक है। बीरूबरी के केस में क्या हुआ था कि अंग्रेज का सीरियल रेड क्लिफ नामक एक आदमी था, उसका नाम हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ, ठीक है। सीरियल रेड क्लिफ आदमी था, जिस आदमी ने क्या किया उसको कहा गया कि आप आइए वहां से भारत का बंटवारा करना है। तो जब वो वहां से अंग्रेज से जब भारत में आया तो उसने किस हिसाब से भारत को बांटा, तो भारत में पुलिस स्टेशन को देखा और उसके हिसाब से बांटा। उसी समय में मांग हो गया था कि पाकिस्तान को अलग किया, तो सीरियल रेड क्लिफ आया और टेबल रखा, टेबल पर पूरा नक्शा वगैरह बिछा दिया और कहा कि ये पढ़ते थे क्या दिक्कत है इसमें, नक्शा बिछाया और देखिए भारत का नक्शा रखा, यहाँ इसे पुलिस स्टेशन है, यहाँ से पकड़ बचाक से निकाल दिया पुलिस जी। इन्हें बन गया पाकिस्तान, इसको कहते हैं पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिम मतलब पश्चिमी पाकिस्तान मान लिया पश्चिम। आपको नक्शा में चीज जानते होइएगा कि अगर ऐसे कर देते हैं ऐसे तो दाहिना तरफ पूरब, तो बायां तरफ पश्चिम, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण।
तो ये पाकिस्तान पश्चिम में आ रहा है जी। तो इन्हें काट दिया, कहा जिधर मुसलमान अधिक है उसको पाकिस्तान बना दीजिए। तो सीरियल यहाँ से पकड़ा, यहाँ से गचा सा निकाल दिया, इन्हें वाला पाकिस्तान कहा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा रेड क्लिफ आया सीधे पर कर दिया। लेकिन उसने पाया क्या भारत में और भी मुसलमान है, तो कहाँ है, तो इधर है, इधर है, इधर पाकिस्तान है, ठीक है। तो कहा कि पूरा पश्चिम में काटे, अभी पूरा बोरी में पड़ गया, तो इसको भी पकड़ के चार सा काट दिया, नहीं इसको ऐसे पकड़ा सीधे कहा निकलो यहाँ से, इसको यहाँ से काट दिया, समझ रहे, इसको भी काट दिया। तो यहीं पे एक केस होता है, ये जो बंगाल की तरफ है दूसरे बन गया पश्चिमी पाकिस्तान, अब जाके उसका नाम पड़ गया बांग्लादेश। लेकिन यह जो देश है वर्तमान में समझिए, जब इसका बंटवारा हुआ था तो उस समय यहाँ का भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाया क्या कि इधर से जो कुछ लोग थे वह हिंदू थे, उधर इधर भी कुछ लोग जो थे मुसलमान थे, तो इन लोगों का कुछ संपत्ति इधर आ गया, इधर के लोग का संपत्ति इधर आ गया, तो लोग में कलाहल मच गया कि हमारा संपत्ति अधिक, मतलब घर इधर है तो अगना चला गया, इस तरह की परेशानी हो गई थी। तो ये सब बात को लेके गया सुप्रीम कोर्ट में नेहरू जी की, देखिए ना ऐसे वाला समस्या कैसे शुरू होगा। से काम करते हैं कि हमको तो अधिकार मिला हुआ है कि हम राज्य सीमा नाम क्षेत्र बदल सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, एने वाला कुबरा दे देते हैं, ओकरा वाला किने ले लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ये नेहरू जी बिना वोट के प्रधानमंत्री बन गए तो आप कुछ कर लीजिएगा, कानून पढ़िए, अम्बेडकर जी लिख के गए कि आप इन्हें कर सकते हैं लेकिन अपने देश में, वो दूसरा देश हो गया जी, आप उसको कहना दे दीजिएगा, कहना दे दीजिएगा जी। तो नेहरू जी से केस आज तक सोल्व नहीं हुआ। हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिलने गए, तो खूब सुंदर घर सुनिए मैडम, ठंडा होकर सोचिए कि अगर हम लोग बदला बदली कर लेंगे तो दोनों का टेंशन, जो पुराना टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। मोदी जी का केस क्लियर कर भाग एक अनुच्छेद 4 देखिए क्या देखना है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया। किससे बाहर रखा गया? 368 से बाहर रखा गया। अगर यह 368 में रहेगा तो राष्ट्रपति इसमें कुछ छेड़खानी कर सकते हैं, और राष्ट्रपति होता है भारत का सबसे श्रेष्ठ नागरिक, उसका बात कोई नहीं टालेगा, बात समझिए। तो इसको कहा गया कि राष्ट्रपति अगर दया माया आ गए तो कुछ अदला बदली करेंगे तो ठीक चीज नहीं है, इसलिए हम इसको 368 से बाहर रखते हैं। और कहता है कि सुनिए कि 2 में कहता है कि हमको मिलाना है, और 3 में कहता है कि हमको किसी का नाम, क्षेत्र और सीमा बदलना है, तो हम बदल रहे हैं। राष्ट्रपति जी आपको रोक टोक नहीं कीजिए, इसलिए हम उसको 368 से बाहर रखते हैं, क्योंकि अगर 368 में रहेगा तो आप उसके साथ कुछ कुछ कर सकते हैं। तो कहा गया कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे अपने एक आदमी के कहने से ऐसा नहीं होगा, हमको बाहरी लोगों की सहयोग चाहिए। बाहरी लोग बोलता है तो संसद में लोग बैठे वो कितने प्रतिशत लोग हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा करिए, सही चीज है। तो संसद में कम से कम 50% लोग जो है सपोर्ट करेगा तब आप ये कर सकते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो राष्ट्रपति आपको बाध्य नहीं करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति खुद इसके लिए बाध्य कर दिया गया, तो राष्ट्रपति आपको रोक टोक नहीं करेगा। उसके बाद अगर ये होगा, आप सीमा बना रहे हैं, नाम क्षेत्र सब बदल रहे हैं, तो एक चीज पर समझ रहे हैं, आपको मैंने बताया कि राज्यों के नाम पहली अनुसूची में रखा गया है, तो अनुसूची 1 में भी तो नाम जुटेगा कि हाँ फलाना राज्य जुट गया तो उसको उसमें डाल दीजिए, तो अनुसूची 1 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके बाद अनुसूची 4 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अनुसूची 4 में कुछ चीजें, जैसे कि मान लीजिए कि अगर विधानसभा में खड़ा होगा तो उस राज्य से कई गो लोग खड़ा होगा, लोकसभा में खड़ा होगा तो उसको कई गो सीट मिलेगा, कई गो वहां से लोकसभा खड़ा होगा, तो ये सब चीज बदलना पड़ता है, इसलिए अनुसूची 1 और 4 में बदलाव होता है। तो अभी तक अगर आपसे एक बात देखिएगा, पूछ लिएगा नॉर्मली में भी, तो आपको देखिए भाग 1 में जितने भी चीज मैंने आपको बता दिया, आई होप कि आप समझ लीजिएगा। तो एक चीज आप समझ लीजिए, भाग 1 जो कहता है ये 3 गो बात 4 गो बात जो सब बात कहता है। पहला कहता है कि भारत एक यूनियन है, दूसरा भारत कहता है कि राज्य को मिलाइए, राज्य को मिलाइए। तीसरा कहता है कि इसका नाम बदल दीजिए, क्षेत्र सीमा बदलिए और क्षेत्र बदल दीजिए। और वहीं पर चौथा कहता है आपका कि इसको 368 से बाहर रखा गया है, क्यों? क्योंकि इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य है।
मेन चीज यही राष्ट्रपति को योगेशन नहीं मिला। अब बात को समझिए, देखिए संविधान कितना दिमाग से भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा कि आज तक उसी पे देश चल रहा है। मान लीजिए इतना सुसंगठित से अगर संविधान नहीं लिखा हुआ था तो जो लोग जिसको सही से अधिकार नहीं मिलता उसको अधिकार नहीं मिलता, और देश को तो नेता लोग पूछ के खा गया जी। देखिए क्या कह दिया, पहला बात कह दिया कि भारत कोई देश नहीं है, यह एक संघ है, यूनियन, समझ गए। दूसरा बात समझिए कि कहता है पहले अगर है तो उसको मिला लीजिए, मिल गया आराम से उसको पकड़ के पूछ काछ के मिला के नाम बदल दीजिए, सिंपल सी बात है। मिलाइए, पहले प्यार से मिलाइए, फिर पूछ काछ को सुधार के नाम बदल दीजिए, कोई दिक्कत उसको नहीं होगा, क्योंकि हमसे भागे कहाँ भागे क्या। और अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो राष्ट्रपति का दया माया आगे फिर ऐसे नहीं करो यार, छोड़ दो उसको, नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि संविधान हमको पावर दिया है। 50% लोग पावर दिया कि वोट दे दिया था, चल करी काम। 368 से बाहर राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते, हम लोग इसको बदलाव कर सकते हैं। कुछ केस रिलेटिव बात हम लोग समझते हैं, कौन सा केस जो है अब हम लोग को समझना है पॉलिटिक्स के संदर्भ में। आइए सुनते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा भारत का नक्शा हो गया। प्रारंभ में भारत ऐसा नहीं था, भारत अखंड भारत था। तो अखंड भारत में यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से लेकर के ऊपर के बहुत सारा राज्य जो था इसमें मिला हुआ था, जिसके बीच में आ जाता है आपको पाकिस्तान भी इसी में था, ठीक है। ये बीच वाला नहीं हो गया पाकिस्तान, ये उधर अफगानिस्तान प्रदेश था वो मिला था। यहाँ पे था हमको श्रीलंका और यहाँ पे था म्यांमार यानी कि वर्मा, ठीक है जी। ये सब देश हमारे भारत से जुड़ा हुआ था। आप देखिएगा पुराने नक्शा में तो सबको मिल जाएंगे, अभी के नक्शा भी मिलते हैं। देखिए अब चीज को कैसे समझना आसानी से वो बताते हैं कि भारत का पहला जो टुकड़ा हुआ था वो अखंड भारत का टुकड़ा हुआ था, ठीक है। और अखंड भारत का पहला टुकड़ा हुआ था तब उस समय पाकिस्तान को नहीं बांटा गया था, पाकिस्तान भारत में था। और पाकिस्तान और जब भारत और अफगानिस्तान के बीच में लाइन खींची है, लड़का देख रहे हैं लाइन खींची है जी, भारत और पाकिस्तान के बीच में लाइन खींची। और यह लाइन क्या करता था, इस लाइन को कहा गया डुरंड लाइन। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा करने वाला लाइन डुरंड लाइन, यह 1893 में हुआ। उसके कुछ दिन के बाद 1935 ईस्वी में इनमें से जो है वर्मा जो भी भारत में था, वर्मा का भी बंटवारा हो गया, समझ में आया। उसके बाद आपको फिर मैंने बताया था कि एक आदमी आया था सीरियल पुलिस स्टेशन को ऐसे घेरा जी, ऐसे कचाक से यहाँ से पकड़ा, यहाँ से काट दिया, कहा कि हो गया पाकिस्तान। और जब ये काटा तो कहा कि हम काटे तो हमारा नाम चेंज है, तो कहा भारत को और पाकिस्तान को अलग अलग करने का काम मेरा, यानी सीरियल रेड क्लिफ का है। सीरियल रेड क्लिफ में क्या किया था, भारत और पाकिस्तान को बांटा था। इसके बीच की जो रेखा होती है उस रेखा को रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा। तो इन्हें के मुसलमान को बांट दिया, इधर के भी मुसलमान को बताया था, इधर भी बांटा था। इधर जो बट गया ये गया बांग्लादेश, अब क्या है बांग्लादेश। लेकिन पुराने जमाने में क्या था यार, पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि वो पाकिस्तान है नहीं, वो पाकिस्तान है, क्योंकि जिधर मुसलमान रहेगा उसी को पाकिस्तान पहले कहा जाता था जी। लेकिन अब यह जो बन गया यह बांग्लादेश बन गया। और बांग्लादेश के देखिए जैसे सीरियल रेड क्लिफ इसमें लाइन काटा तो देखा भाई सभी गोल बन रहा है, नहीं गोल बन रहा है जी। तो का भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रेखा है, तो जीरो लाइन। कैसा बन रहा है, जीरो लाइन। और देखिए उसे एक चीज और समझ लीजिए जो कि नहीं इससे मतलब एक बार समझ लीजिए कि चीन है और भारत है, क्लास 9 में इसको पढ़ना था। चीन और भारत के बीच में कौन सा लाइन है, तो इसको बोलते हैं मैक-मोहन लाइन। कौन सा लाइन, मैक-मोहन लाइन। किसकी ऐसा हो, देखिए जब भारत आजाद हुआ था तो आजादी के समय भारत में ना कुल मिला के 552 रियासत थे। रियासत मतलब आप समझ लीजिए 552 रियासत मतलब राज्य थे। और जब अंग्रेज भारत को जब छोड़ करके जा रहे थे तो कहा कि भारत में जितने भी राज्य है वह राज्य अगर चाहे तो वह भारत में मिल सकता है, या वह चाहे तो पाकिस्तान में भी मिल सकता है। और अगर वह चाहे कि हम अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य देश बना ले तो खुद को बना सकता है। ये कब तक चला गया, जो कि भारतीयों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई थी उस समय। तो उस समय के हिसाब से 13 वो जो थे वह पाकिस्तान में चले गए।
जो चला गया उसको क्यों पाकिस्तानी को पढ़ना थोड़ा बहुत छोटा सा खतरा जी साहब चला गया जी। अब जो भी हमारे यहाँ बच गए थे उन सब राज्यों को मिलाने का काम भारत में कुछ 2-3 लोगों ने किया था। आप बता दिए कहाँ तक। आप थोड़ा सा आगे की बात सुनिए कि राज्यों का जो पुनर्गठन करना था भारत में, जो अलग अलग राज्य थे उनको एक करके भारत में जो मिलाना था, तो मिलाने का काम मुख्य रूप से भारत के 2 लोग ने किया था। और एक जो थे अंग्रेजी सरकारी थे, सरकारी ऑफिसर थे, जिन्होंने हमारे भारतीय लोगों की मदद भी करी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या भाई साहब, आप मदद क्या कर रहे हैं? आप समस्या को जन्म दे के जा रहे हैं, तो मदद आपका मदद का जाएगा नहीं। तो हमारे लिए मदद, तो हमारे देश के लोग का नाम लेंगे, हम आपका नाम क्यों लेंगे? बिना तो जी सर पार्ट चले गए ऊपर से कहते क्या वो घाव देती है, मलहम लगाते हैं, बताइए जी। राज्यों का पुनर्गठन करने का काम इन तीनों लोगों ने किया था, सरदार पटेल, विपिन और माउंटबेटन। इन लोगों ने मिल करके 552 जो थे सबको तो मिला दिया था, लेकिन 3 को बच गया खचरा जो मिलने का नाम नहीं ले रहा था। तो इन तीनों ने प्रयास किया उनको मिलाने का। तो देखिए कैसे मिलाते हैं, सफल हो जाते हैं। सबसे पहला आपको मैं बताता हूँ ऑपरेशन पोलो वाला मैटर। ये जो हैदराबाद था ना, हैदराबाद यहाँ पे है भारत में। हैदराबाद जो था, हैदराबाद का जो निजाम था, वहाँ का राजा था, वह निजाम कहता था कि मैं हैदराबाद को भारत में नहीं मिलाऊंगा, मैं हैदराबाद को अपना एक स्वतंत्र देश बनाऊंगा। और लेकिन निजाम चाहता था, वहाँ की जनता नहीं चाहती थी। वहाँ की जनता चाहती थी कि हम भारत में रहेंगे, तुम सेफ रहेंगे। तो निजाम का मतलब था वहाँ का राजा जो था बड़ा। तो सरदार पटेल को इस चीज की जानकारी ली, उन्होंने सर्वे किया और पता किया कि लोग मिलना चाहते हैं, निजाम नहीं मिलने दे रहा है। तो सरदार पटेल ने क्या किया? सरदार पटेल ने इस पर अपना पुलिस प्रशासन भेजा। ठीक है, आर्मी के सिपाही को नॉर्मल पुलिस के ड्रेस में भेजा। तो वे कहा गया कि इसको पुलिस ने चारों तरफ से हैदराबाद को चारों तरफ से घेर लिया और कहा कि तुम स्वतंत्र राज्य बनेगा, भारत में मिलो जल्दी। सरदार पटेल ने चारों तरफ से गिरवा के पुलिस से, किससे? पुलिस से गिरवा के यह जो ऑपरेशन करवाया, इस ऑपरेशन का नाम पड़ेगा ऑपरेशन पोलो। तो भारत में जो राज्य हैदराबाद है उसको किसके तहत मिलाया गया? तो ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में हैदराबाद राज्य को मिलाया। अब उसके बाद दूसरा कौन बच गया? तो दूसरा बच गया है जूनागढ़। कौन बच गया? जूनागढ़ जो राज्य था, यह भी कह रहा था कि हम नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब कहानी था। यहाँ पे कहानी यह था कि यहाँ जो राजा था वह कोई मुसलमान था, और यहाँ पे जनता जो थी बहुत अधिक थी। तो पाकिस्तानी लोग इसको दे रहा था कि बूटी फेंक रहा था कि आ जाओ, हम मुसलमान है, तू मुसलमान है, आओ मिल जाएंगे, अपना में तो पहुंच जाएगा। तो इसने सोचा कि हम चल जाते हैं पाकिस्तान, तो हमारा जूनागढ़ पाकिस्तान के संरक्षण में रहेगा। लेकिन सब सरदार पटेल यहाँ पहुंचे थे, काहे नहीं मिल रहा? तो कहा कि हम पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे। तो कहा ठीक है, सरदार पटेल सोचे समझे वहां से वापस आ रहे थे। तो लोगों ने कहा कि सुनिए ना, ये मुसलमान है तो सोच रहा है कि हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ की अधिकांश जनता जो थी वो हिंदू थी। तो कहा ठीक है, हम इसका सोल्यूशन निकाल देंगे। अगले दिन सरदार पटेल बोले कि आप सभी लोग आइए और अपना जनमत दीजिए कि आप लोग उधर जाइएगा कि इधर आइएगा। तो लोगों ने जनमत दिया कि हम इधर रहेंगे। तो वही जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ को भारत का राज्य बना दिया गया। समझे जी? अब तीसरा मैटर चल जाता है जम्मू कश्मीर के पास। जम्मू कश्मीर के पास आपको क्या हो जाता है? देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर है इसको थोड़ा सा अच्छा से बताते हैं, इसको हटाएंगे, इसका काम हो गया। देखिए, जम्मू कश्मीर जो राज्य है यह थोड़ा सा विचित्र बात है यहाँ पे, क्योंकि जम्मू कश्मीर शुरू से चाह रहा था, यहाँ का राजा जो था वो हरि सिंह यहाँ का राजा था, और इसका प्रधानमंत्री कोई मुसलमान ही था। ठीक है, तो हिंदू और मुसलमान दोनों थे जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर कह रहा था कि हम भारत में क्यों मिलेंगे? सरदार पटेल कहा कि सब मिल गया, आप मिल जाइए। तो कहता है भागे यहाँ से, आप नहीं मिलेंगे। सरदार पटेल को वहां से भगा दिया। सरदार पटेल आए, अपना ऑफिस में बैठ गए। फिर कुछ दिन के बाद पाया क्या गया वहां पे कि ये जो NSPOK वाला एरिया है पाकिस्तान, देख रहा है पाकिस्तान है ना, तो NS जो POK मतलब है तो हिंदुस्तान का ही, लेकिन पाकिस्तानी जो है अब कश्मीर में कूच कर दिया, आक्रमण कर दिया, तब कश्मीर को हम मिला देते हैं। हरि सिंह दौड़ते गया किसके पास? सरदार पटेल। यो पटेल साहब हमको बचाइए। तो क्या हुआ रे? तो पाकिस्तान हम पर आक्रमण कर दिया, वो हमको जीतना चाहता है और कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहता है। तो
पटेल जी करे खचरा, तुमको हम शुरू में बोले थे कि तुम आ जाओ इधर मिल जाओ, तुम आया नहीं। देखिए कितना दिमाग से चलता है। तो कहा ठीक है हम तुमको मिला लेंगे अपना में, तुमको मिलाएंगे ही नहीं, तुमको हम ठीक है सुरक्षा देंगे, लेकिन सुरक्षा देंगे तो वो चीज करके जाओ कि हम जो है ना अपने देश को, जम्मू कश्मीर को, उसके लिए देश था कि जम्मू कश्मीर को हम भारत में विलय करेंगे। विलय पत्र पर साइन करने का पापा ऐसे नहीं होता जी। तो उसे विलय पत्र पर साइन करवाया और विलय पत्र पर साइन करवाने के बाद क्या कहा कि चलिए हम आते हैं आपको सुरक्षा देते हैं जी। तो ब्रिगेडियर कौन था जल्दी से बताइए नाम? उस्मानी, जिसको नौसेना का शेर कहा जाता है। विलय पत्र पर कहा गया कि विलय पत्र पर साइन कीजिए फिर आपको मिला गया। तो वहीं पे बात हुआ कि इसने हरी सिंह ने जब विलय पत्र पर साइन कर दिया जी, साइन करने के बाद सरदार पटेल ने कहा कि चलिए आपकी सुरक्षा का जिम्मेवारी अब हमारी है, आप जाइए जम्मू कश्मीर, हम फौज भेज रहे हैं। तो इसने जो फौज भेजा था सरदार पटेल साहब ने, जो फौज भेजा था पटेल साहब ने, उसमें बहुत सारे फौजी के जवान थे, नवयुवक। उसमें बहुत सारे वैसे ये वो थे ब्रिगेडियर उस्मान। और जो जिस एरिया में ये सब पाकिस्तानी था ना कब्जा किए, इधर में एक जगह था नौसेरा। उधर में जब नौसेरा में बैठा था ये सबसे, तो ये कहा कि जब तक हम पाकिस्तानियों को जम्मू कश्मीर से खदेड़ेंगे नहीं, जब तक हम मिट्टी पर सोएंगे। तो नौसेरा में ही रुका हुआ था, नौसेरा में। और नौसेरा में यह कुछ दिन तक, जब तक उसको हराया नहीं, जब तक मिट्टी पर सोया। तो कहा जाता है कि नौसेरा का शेर किसे कहते हैं? तो नौसेरा का शेर ब्रिगेडियर उस्मानी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने पाकिस्तानियों की पूरी सेना का मार धुआं उड़ा दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया सर? ठीक है जी। चलिए देखिए सुनिए, अब जो बात है यहीं तक नहीं रुका, बात आगे बढ़ गया। कि चलिए आपने तो सारा काम कर दिया, भाषाई आधार पर मतलब राज्यों को एक कर दिया, लेकिन वहीं पे एक आदमी आता है और वह पूरा चीज में तांडव मचा देता है। उस आदमी का नाम था पेट्टू श्री रामुलु। ये अकेला तबाही मचा देता है क्योंकि यह कहता है कि हमको भाषाई आधार पर राज्य चाहिए। तो इसके लिए अब समझिए कि भाषाई आधार पर राज्य बनाने के लिए पहला जो आयोग बनाया गया था, मतलब समिति बनाया गया था, तो भाषाई आधार पर राज्य बनाने के लिए पहला जो आयोग था उसको हम लोग कहते हैं एसके धर आयोग, जो 1948 में बनाया गया। और यह जो बनाया गया था ना, इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज के उपस्थिति में यह बनाया गया था। लेकिन इसके अलावा एक और बन गया है, JVP, मतलब जवाहरलाल और ये वल्लभ पटेल, ऐसे पंडित जवाहरलाल, ये सब लोग मिलकर एक समिति बनाए। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ पटेल और नेहरू जी, पंडित नेहरू ने मिलकर क्या बनाया? एक समिति बनाया। और इस समिति 1948 में बनाया। और इस समिति में कहा गया कि भाषाई राज्यों का विरोध करते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि राज्य जो निर्माण हो वह भाषाई राज्य पर हो। क्योंकि अगर भाषाई राज्य पर राज्य का निर्माण हो गया तो अगर जहाँ पे मतलब पंजाबी बोला जाता है और वहाँ पे हिंदी बोलने वाला जाएगा तो उसको वहाँ रहना ही नहीं देगा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण करने से ये आदमी ने पाबंदी लगा दी। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं था पेट्टू श्री रामुलु। ये कह रहा था कि हमको भाषाई आधार पर राज्य चाहिए। तो बैठ गया अनशन पर, भूख हड़ताल पर। क्यों बैठ गया? क्योंकि यह एक ऐसा व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने महात्मा गांधी के सिद्धांत को फॉलो किया था और इसलिए उसने भूख हड़ताल करना महात्मा गांधी से सीखा। तो इसने 56 दिन के भूख हड़ताल किया और उसके बाद 1952 में इसकी मृत्यु हो गई। इसका डिमांड जो था, देखिए यहाँ पे जो देश राज्य आता है भारत का, तमिलनाडु, मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पे आंध्र प्रदेश एक राज्य आता है, समझ लें। तो आंध्र प्रदेश ऊपर वाला को छोड़ा कहता था ये बहुत बड़ा है, इसको बांट के दो कीजिए, ये आंध्र प्रदेश बोल दीजिए, क्योंकि वहाँ की भाषा यहाँ की भाषा में अंतर है और लोग को समझ में नहीं आता है। इसका सोच ये था। भूख हड़ताल पर बैठ गया, मान नहीं रहा था भूख हड़ताल पर, तो नेहरू जी का बैठ, लेकिन ससुरा मर गया हो,
पिटारी श्री राम पिंटू श्री राम मर गया तो लोगों का जो है अब विरोध सरकार के प्रति बढ़ने लगा। तो सरकार ने तंग आकर के दबाव में आकर के पहला जो है भाषाई आधार पर राज्य का बंटवारा किया और पहला भाषाई आधार पर जो राज्य बना 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना फर्स्ट भाषाई राज्य भारत में। इससे पहले कोई नहीं था। तो ये बन गया तो औरों राज्य सब चस्का लग गया कि हमको ही बनाइए हमको ही बनाइए। कहावत है ना कि मतलब कुछ भी इसका इसकी हो गया था जी इसका इसके करने लगा था। तो अब वही पे समस्या बढ़ने लगा। तो अब नेहरू जी क्या करें, नेहरू जी कहे कि अब ये वो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक आयोग बनाना होगा सिर्फ जो भाषा आधार पर राज्य का डिमांड कर रहे हैं उन लोगों को कैसे सोल्व किया जाए, उसके लिए हम लोगों को एक आयोग बनाया जाए। तो वही एक जो है जज साहब थे, याद रखिएगा बहुत अच्छे आदमी जज साहब खान सर सईद फजल अली जो जज साहब थे, इन्हीं के नाम पर जो आयोग बना उस आयोग को कहते हैं फजल अली आयोग, ठीक है। और फजल अली आयोग जब बना गया उसमें 3 सदस्य को रखा गया। कितने सदस्य? 3 सदस्य। और तीनों सदस्य ने इस पर काम किया कि राज्य का जो बंटवारा होगा वो भाषाई आधार पर किस हिसाब से किया जाएगा। तो 3 सदस्य थे और इसका गठन 1953 ईस्वी में हुआ था और इसने इस पर अपना मंथन करते करते 3 साल लगा दिया और 3 साल के बाद यानी अपना रिपोर्ट 1956 में दिया नेहरू जी के लिए ऐसे कीजिएगा तब हो गया। और 3 साल में दुइयों को बात सोचा, बताइए नहीं दुइयों को बात सोचा, लेकिन ये दोनों बात को समझते लेकिन इससे पहले बात सुनिए। पिंटू श्री रामुलु जो थे गांधी के विचारों को मानते थे और उनका ये भी मानना था कि लोगों के प्रति भेदभाव लोगों को नहीं रखना चाहिए। और इसी सोच के साथ में इन्होंने काम किया था कि पुराने जमाने में जो शूद्र लोग थे उन लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। तो इन्होंने अनशन करके किसी भी तरह आंदोलन करके शूद्र को मंदिर में जाने तक का परमिशन दिलाया गया था। लेकिन देखिए ये देश कैसा है, शूद्र को मंदिर में मतलब कुत्ता चल जाएगा मंदिर में, शूद्र नहीं जा सकता है, जबकि शूद्र तो इंसान था उस समय। तो इसने ऐसा किया उसको उसमें जाने दिया। हालांकि इस चोटा को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको गुस्सा मैं देखिए मैं क्यों बताता हूँ, ये पढ़ा लिखा नहीं था, गांधी से सीखे। गांधी के पास उतना दिमाग नहीं था, समझ रहे हैं। गांधी के इतना होशियार था ना अपने आप में, वो समझता था कि हमरो से होशियार भीमराव अम्बेडकर है ना, उसको लेकर के चलना पड़ेगा। घूम है उससे मतलब नहीं है, उसको लेकर के चलना पड़ेगा तो देश जो चल जाएगा। तो गांधी जी को इतना एहसास था। इसको हम क्यों गलत कर रहे हैं? पिंटू श्री रामुलु एक बात बताओ, तुम जिस शूद्र आदमी को मंदिर में जाने पर मंदिर अपवित्र हो जाता है उसको तुम मंदिर में भेज रहे हो। दूसरा बात कि अगर तुम उसको मंदिर में भेजने की जगह पर स्कूल में भेज दो तो वह शुरू से पढ़ लिख करके विद्वान बनता है, ना कि देवी देवता का गुलाम बनता है। देवी देवता का गुलाम आज तक जो बना है उसका विकास कभी नहीं हुआ है। इसलिए देवी देवता का हम विरोध नहीं करते हैं लेकिन हम उसको मानते नहीं, समझ रहे हैं। तो इसके इस विचार से हमको थोड़ा सा गलत लगा कि तुम ठीक हो भाई साहब, ये सब करवाए ठीक है, लेकिन तुमको लोगों को स्कूल की राह दिखाना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, बड़ा सुंदर भाषा में कहा है कि जिस दिन मंदिर के तरफ जाने वाली भीड़ स्कूल के तरफ चल जाएगी उस दिन भारत इतना महान और शिक्षित शक्तिशाली देश कोई नहीं बनेगा। और उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। समझ में आ रहा है? बाबा साहब ने कहा। तो बाबा साहब ने इस काम को किया और कहा कि देखिए आप सब लोग शिक्षा की ओर जाइए, ना कि मंदिर की ओर, क्योंकि उधर अंधकार है, उधर कुछ नहीं है और इधर आपके पूरा दुनिया है। जी आप सभी विद्यार्थियों को पहले बात करते हैं कि सिद्धांत अपनाना है, सोच रखना है तो रखिए भीमराव अम्बेडकर के जैसा, ताकि आप भी एक दिन इतिहास में आपका नाम होगा। इतिहास में आपका नाम अगर नहीं भी हुआ ना तो आपका गांव समाज में आपकी इज्जत प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाएगी। सिर्फ आप फॉलो करके तो देखिए उस चीज को, ठीक है ना। चलिए आइए बताते हैं यहाँ पे। तो फजल अली आयोग ने 1953 में किया गठन और रिपोर्ट 1956 में लिया। 56 में रिपोर्ट क्या किया, देखो 3 साल लगा दिया। क्या सुनिए ना, राज्य का गठन भाषा आधार पर होगा। राज्य का गठन भाषा के आधार पर आप कर दीजिए, ठीक है होगा, लेकिन एक बात समझ लीजिए, किंतु एक राज्य एक भाषा नहीं होगा। मतलब कि अगर यह राज्य है बिहार, कहाँ गया बिहार, अगर यह राज्य है बिहार
तो बिहार में सब बोलता है बिहारी भाषा, और यहाँ पे मुंबई से आएगा तो मद्रासी बोलेगा, दिल्ली से आएगा तो हिंदी बोलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कहीं और के लोग इस भाषा वाले बोलने वाले क्षेत्र में जाएंगे तो उसको पाबंदी लगा जाएगी। मतलब भाषा के आधार पर आप राज्य बांट लीजिए, लेकिन वहाँ पे कोई भी भाषा के लोग रह सकता है, जी सकता है, व्यापार कर सकता है, कमा सकता है। इतना बात सोचने में 3 सदस्य 2 साल लगा, नहीं 6 साल लगा, 3 साल लगा, 2 को बात हो समझ में। तो ऐसा हो गया, सबसे पहले चस्का लग गया पाकिस्तान को, सॉरी पंजाब को। पंजाब एक्चुअली पेप्सू कहा जाता था इसको। पेप्सू का फुल फॉर्म आपको बताते सुनिए। इसका होता है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लीजिएगा जी सर। अब सुनिए, 1966 में पंजाब जो था, देखिए अब हम आपको फोटो बनाते हैं भारत माता का जय हो, देखो फोटो बनाए जी सर। ये सब स्क्रीनशॉट ले लेगा, आप देखना ना कभी कभी स्क्रीनशॉट ले लेगा, क्योंकि तुम लोगों ने लिखा है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए अब देखिए आपको बताते हैं। ये है आपका भारत। ये है हमारा भारत। और भारत में आपको एक चीज देखना कि पंजाब जो था इस सब एरिया में पंजाब था, ठीक है। कुछ पंजाब देखो हम बताते हैं, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, ठीक है। पंजाबी है ये पंजाब हो गया। अब जो ये पंजाब हो गया, तो ये पंजाब जो हो गया, इस पंजाब में ये सब इसमें इसका जो है इसकी का हमको चस्का लग गया, उसको बांटे हैं। तो यहाँ बहुत भाषा बोला जा रहा है, इसको भी बांट देते हैं, ठीक है, बांट देते हैं। तो उसके लिए एक आयोग का गठन किया गया। पेप्सू के बंटवारा के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया? शाह आयोग का गठन किया गया। और शाह आयोग के द्वारा पंजाब को अलग किया गया। शाह आयोग का गठन 1966 में। सुनिए बड़ा आराम से चीज को समझना है, क्योंकि ये जो पंजाब है, यहाँ से यहाँ तक मान लो अकॉर्डिंग टू हमारे पास है, तो यहाँ पे पंजाब है। तो कहा कि देखिए जो हिमाचल के क्षेत्र में, क्योंकि देखिए इधर इधर क्या पड़ रहा था? नेपाल। तो हिमालय पर्वत है ना से आएगा जी। तो इन्हीं के जो लोग पढ़ रहा है, इसको कुछ हिस्सा में आप कह दीजिए ये हो गया हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमालय से नजदीक में है। तो हिमाचल के नजदीक का प्रदेश है, इसलिए इसको कह दीजिए हिमाचल प्रदेश जी। अच्छा, उसके बाद जो लोग यहाँ पे हिंदी भाषा बोलेंगे उसको कह दीजिए हरियाणी लोग। नहीं, जो हिंदी बोलेंगे उसको हरियाणी कर दीजिए, और जो लोग पंजाबी बोलेगा उसको पंजाब कर दीजिए। और कहा था कि चंडीगढ़ के नहीं है। तो देखिए एक्चुअली में क्या है कि पंजाब और हरियाणा इसके बीच में पड़ता है चंडीगढ़। यहाँ चंडीगढ़ में क्या बोला जाता है? पंजाबी में बोला जाता है और हिंदी में बोला जाता है। तो कहा यार तो मैटर फंस रहा है। सुनिए ना, सहायक बहुत होशियार लोग सब थे। सुनिए ना, उतना टेंशन नहीं लेना है, इसको आप क्या कर दीजिए, केंद्र शासित कर दीजिए ना, बातें खत्म हो जाएगी। केंद्र शासित करा दिया, पीछे से प्रॉब्लम सॉल्व। जी सर। दिमाग लगाने का मतलब है आयोग का गठन इसलिए होता है कि कोई भी काम को सुसंगत किया। देखिए आज के लिए आपको हम संविधान का भाग 1 पढ़ा दिया। भाग 1 में आपको क्या पढ़ा दिया कि कुछ केस पढ़ा दिए भाग 1 में, और ये भी बता दिया कि भाग 1 में क्या क्या सा कानून होता है। अब आपको इस चीज को अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक सवाल आपको हम यहाँ पे देते हैं, सवाल को आप सॉल्व कीजिए। सवाल ये रहेगा कि आपने आज क्या पढ़ा। भारत क्या है? क्या वह एक देश है या नहीं? इसका जवाब आपको देना है। दूसरा सवाल देना है कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है और अनुच्छेद 3 और 4 क्या कहता है, वो बताना। और सवाल यहाँ तक हो गया। अब इससे जो भी सवाल होगा उसको याद कीजिएगा। हालांकि मैं टेस्ट सीरीज जब प्रोवाइड करूंगा, टेस्ट दूंगा, तो आप लोग याद रखिए कि एक टेलीग्राम चैनल बन रहा है, उस पर जो टेस्ट सीरीज करा जाएगा। अगला पार्ट का वीडियो आपको अगले क्लास में मिलेगा, जो कि कल आएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय संविधान जी।